कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या-क्या हैं, ठीक है? इसको डिस्कस किया। और सेकंड चीज़ जो हमने कल क्लास में देखी थी, वो ये थी कि गज़ल के मुतालिक उलमाए अदब ने, मतलब हाली ने, कलीमुद्दीन अहमद ने या बाकी लोगों ने, अज़मतुल्लाह खां वगैरह ने, गज़ल के मुतालिक उनकी राय क्या थी, ठीक है? इन दोनों बातों को, पहली बात ये कि गज़ल की मकबूलियत के कुछ असबाब देखे थे, उनमें से कुछ असबाब हम आज की क्लास में देखेंगे। और दूसरी बात ये कि गज़ल के बारे में जो बड़े-बड़े उलमा या माहिरीन रहे हैं, उनकी राय क्या रही है, उसको हमने देखा था, ठीक है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब को भी देखा था। आज गज़ल की मकबूलियत के असबाब को हम लोग और आगे लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि भई क्या-क्या असबाब रहे हैं, है ना? तो 3-4 असबाब नूरी साहब क्या-क्या थे वो? कि पहला आपका क्या थे बताइए? दाखिली सिनफ़ सुख़न है। दाखिली सिन्फ़ सुख़न है और दूसरा रम्ज़ व इमा का फ़न है। रम्ज़ व इमा का फ़न है और तीसरा इसका मौज़ू हुस्न इश्क रहा है। मतलब प्यार कर लिया, इशारे किनारे में बात कर ली, इशारा दे दिया, इशारा कर लिया। और तीसरी बात ये कि दिल के जज़्बात को ज़ाहिर कर दिया। तो कुल मिलाकर के इतनी बातें हो गई थी। थोड़ा-सा लगेगा आपको रोमांटिक टाइप का, है भी गज़ल ऐसी। और जब तक गज़ल को उसके अंदर डूब करके ना पढ़ाया जाए, तब तक गज़ल का मज़ा आता नहीं है। तो गज़ल को समझने के लिए पहले इश्क मोहब्बत में थोड़ा-सा डूबना पड़ेगा और डूब करके जब उसको पढ़ाया जाएगा, तो उसका मज़ा मिलेगा आपको। ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि गज़ल की मकबूलियत जो है, उसकी एक वजह ये भी है कि गज़ल के शेर आसानी से याद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गज़ल के शेर आसानी से याद हो जाते हैं। क्या बरकाती साहब? क्या गज़ल के शेर आसानी से याद हो जाते हैं। आसानी से याद हो जाते हैं? क्यों याद हो जाते हैं भई आसानी से? तो इसकी वजह ये है कि आम तौर पे गज़ल का हर शेर खुद में एक इकाई होता है। यानी एक ही शेर में मुकम्मल टॉपिक को अदा कर दिया जाता है। जो बात होती है, वो एक शेर में मुकम्मल हो जाती है और बात होती है 2 मिसरों में। अब 2 मिसरों की वजह से, अब चूँकि वो बहुत कम अल्फ़ाज़ होते हैं, 2 ही मिसरे हैं, एक ही शेर है, पूरी बात भी हो रही है उसके अंदर, तो उसको हम लोग आसानी से याद कर पाते हैं। ठीक है? अच्छा, कई मर्तबा ऐसा होता है कि 2 शेर में बात नहीं कही जाती, बल्कि 2 से ज़्यादा शेर, सॉरी, 1 शेर में नहीं बात कही जाती, 1 से ज़्यादा शेर में बात कही जाती है। जैसे मीर तक़ी मीर का एक शेर है कि कल पाँव में कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तिखाने शकिस्ता से चूर था, कहने लगा देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभो कसू का सरे पुरगुरूर था। तो ये इन्होंने 2 शेर का इस्तेमाल किया, 4 मिसरों का इस्तेमाल किया। तो कई मर्तबा ऐसा भी हो सकता है, बहुत कम होता है लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1 शेर में मुकम्मल मौज़ू अदा ना किया जाए, बल्कि 2 शेर में मुकम्मल मौज़ू अदा किया जाए। ठीक है? उसे फिर आप बोल देंगे क़ताबंद। क्या बोलेंगे? अतावन ये आपको ऑलरेडी मेरे ख़्याल से पता होगा, नहीं पता है? पता है। हाँ, आगे तवज्जो करें। अब देखिए गज़ल की हैयत, ये मेरे ख़्याल से मकबूलियत आपको समझ में आ गई होंगी, 4-5 मकबूलियत की चीज़ें हैं। एक और है कि गज़ल एक ग़िनाई सिन्फ़ सुख़न है। क्या है? ग़िनाई सिनफ़ सुख़न। हाँ, मतलब इसका ताल्लुक जो है मौसीकी से बहुत ज़्यादा है ना? मौसीकी से है, तरन्नुम में है, शेर के अंदर तरन्नुम हो, मौसीकी हो, ठीक है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। गज़ल में ये खूबी इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरी सिन्फ़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल हकीकत बात है। इसका पहला सबब तो ये है, पूरी गज़ल किसी एक बहर में होती है, मतलब पूरी गज़ल एक ही बहर में होती है, ये भी स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। यानी इसके हर मिसरे का वज़न यकसा होता है। रदीफ़ व काफ़िया पता है किसे कहते हैं? जैसे दिले नहीं। नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है।
तो इसमें मुझे बताइए कौन सा लफ्ज रदीफ है, कौन सा लफ्ज जो है वो काफिया है। लिख देता हूँ, डिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कौन सा लफ्ज रदीफ है, कौन सा लफ्ज काफिया है, जल्दी बताइए फटाफट से। हुआ क्या है, ये रदीफ है? नहीं। भाई ग्रेजुएशन की डिग्री फाड़ दो, कोई फायदा नहीं है। ये मैं अक्सर मतलब इधर से उधर हो जाता है। रदीफ और काफिया, पहले रदीफ आता है या मैं काफिया? भी गुस्से में इधर से उधर निकल जाता हूँ जब इस तरह की बातें करोगे तो। भले आदमी। ये लफ्जे हुआ क्या है, ये रदीफ। रदीफ है। और दवा क्या है, ये भी रदीफ है। क्या है बेबरकाती साहब? नहीं मालूम। नहीं मालूम। रदीफ वो होता है जो लास्ट में आता है। कहाँ आता है? लास्ट में आता है। जो लास्ट में आएगा उसे बोलेंगे रदीफ। जो लास्ट में आएगा उसे बोलेंगे रदीफ। जो लास्ट में आएगा, आखिर में आएगा, उसे बोलेंगे रदीफ। और जो सेकंड लास्ट होगा उसे बोलेंगे काफिया। तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, यहां पर सबसे लास्ट में क्या है? क्या है? क्या है। तो क्या है, क्या है? रदीफ। रदीफ। अभी तो हुआ था। हुआ ये काफिया है। हुआ काफिया। बात समझ आई? जी। जी। गजल की एक खासियत यह है कि गजल का हर शेर, मतलब जो रदीफ एक शेर में इस्तेमाल हो रहा है वही रदीफ आमतौर पे हर शेर में इस्तेमाल होगा। और जो काफिया एक शेर में इस्तेमाल हो रहा है उसी के वजन पर काफिये जो है सारे शेरों में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है भैया। जी। जी। हम्म। बात समझ आ गई ना? आगे देखिए, और गजल की हैयत पे थोड़ा देख लेते हैं। गजल की जाहिरी शक्ल क्या है, जाहिरी रंगो, मतलब उसके रंग, उसकी शक्ल, उसकी सूरत कैसी है, जरा उसका दीदार कर लेते हैं गजल का। मोहब्बत सिखा दी, दिलों के जज्बात सिखा दिए, और प्यार करना सिखा दिया, इजहार करना सिखा दिया, लेकिन उसकी शक्लो सूरत कैसी है गजल की, जरा उसे देखते हैं। गजल के फन को समझ लेने के बाद गजल की हैयत यानी उसकी जाहिरी शक्ल को समझना भी जरूरी है। गोया ज़ौक़ के लफ्ज़ों में ये देखा जाए कि गज़ल बनती कैसे है, और जब बन जाती है तो शायर किन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। जिन चीज़ों से गज़ल की सूरत बनती है उसमें पहली चीज़ है शेर का वज़न। क्या है? शेर का वज़न। वजन। तो शेर का वज़न किन चीज़ों के ज़रिए डिसाइड किया जाता है? तो वो बहरों के ज़रिए किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि गज़ल के सारे अशार एक ही बहर में होते हैं। किसमें होते हैं? एक ही बहर में। ठीक है। और इसका ताल्लुक जो है, मतलब बहर का ताल्लुक, वजन का ताल्लुक है ना, रदीफ व काफिये का ताल्लुक, उसका ताल्लुक है इल्मे उरूज से। किससे है? इल्मे उरूज। हाँ, इसको थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, अभी सीयूटी यूजी वाले उसको पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसका बेसिक। गजल के तमाम मिसरे किसी एक बहर में होते हैं। बहर के बाद गजल की दूसरी पहचान है रदीफो काफिया। क्या है पहली पहचान? क्या हो गई भाई? पहली चीज ये कि उसका जो है रदीफ जो है, सॉरी, उसका बहर जो है वो एक ही होगा, है ना, एक ही बहर में सारे शेर होंगे। दूसरी पहचान ये है कि गजल की जितने भी काफिया आएंगे वो उसी वजन पर आएंगे, या जितने भी रदीफ आएंगे वो यकसा आएंगे। ठीक है, पहली पहचान बहर, और दूसरी पहचान है रदीफो काफिया। क्या है? रदीफ व काफिया। रदीफ वो लफ्ज है जो शेर के आखिर में आता है। क्या है? कहाँ आता है? अच्छा, शेर के आखिर में। रदीफ एक ही लफ्ज होगा या दो लफ्ज भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं?
क्या होगा भाई? रदीफ एक ही लफ्ज होगा या 2-3 लफ्ज हो सकते हैं? जल्दी बताएं। 2-3 रदीफ भी हो सकते हैं। 2-3 हो सकते हैं? मिसाल दें जरा। अरे ऊपर नहीं हो मिसाल दी थी, सकते। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो लफ्ज क्या है, क्या है? ये तो काफिया है। नहीं काफिया तो अरे यार रहने दो भले आदमी। वो कैसे हो गया भाई? काफिया, काफिया सेकंड लास्ट होता है ना? नहीं काफिया, नहीं काफिया तो वो हुआ, ये काफिया है और रदीफ क्या है, आपको ये करना है एमए का एंट्रेंस रदीफ है। निकालना है, नेट जेआरएफ तक की तैयारी करनी है, और अभी आप रदीफ काफिया में उलझे पड़े हैं। इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिए इस पे। वो जो पुराने रिकॉर्ड सेशन पड़े हैं उनको देख करके आइए सही से, ठीक है? रदीफ ठीक है। वो लफ्ज या वो अल्फाज हैं, इससे पता चलता है कि रदीफ एक लफ्ज भी हो सकता है और 2-3 लफ्ज भी हो सकते हैं, जो गजल के पहले शेर यानी मतले के दोनों मिसरों के आखिर में और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आता है। बात समझ आई? जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो ये रदीफ हो गया। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, लफ्ज क्या है, रदीफ हो गया। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, इस शेर में रदीफ काफिया नहीं आया ना, इस मिसरे में तो नहीं आया ना। अब जो सेकंड मिसरा होगा कि हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, तो क्या है ये रदीफ हो गया। तो पहला शेर जो होगा, पहले शेर के दोनों मिसरों में, पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया आता है, या कई मर्तबा होता है कि सिर्फ रदीफ या काफिया आता है, ठीक है? और दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, लास्ट के जितने भी शेर होंगे उनमें ऐसा होता है गजल के अंदर कि जो लास्ट वाला मिसरा होता है उसके अंदर सिर्फ आता है, ठीक है? अरे बात समझ आई नहीं आई भाई? जी 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 आ रही है। आ गई। आए तो बोलना, ना आए तो भी बोलना, है ना? क्योंकि समझना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ज्यादा पढ़ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि ज्यादा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, थोड़ा कम पढ़ लें, का टॉपिक छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो बढ़िया पढ़ा होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पढ़ा तो सब है, कच्चा है, समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर आपका मामला खराब हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। इन्होंने रदीफ और काफिया को इसमें पूरा समझाया। आगे देखिए, गजल के मौजुआत क्या क्या हो सकते हैं। आमतौर पे दो इन्होंने वो बताई ना कि एक बहर और दूसरी चीज रदीफ व काफिया, उन दोनों को याद रखेंगे। अच्छा, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? नूरुल हसन नकवी ने बताया है तारीख अदब उर्दू में, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई नूरी साहब, जल्दी बोलिए। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? अरे, गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतला। और गजल के आखिरी शेर को, जिसके अंदर शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस बयान करता है, उसे क्या बोलते हैं? मक्ता। तो मतला, मक्ता, ये भी आमतौर पे गजल के अंदर होता है, ठीक है? और गजल के लुग़वी माना भाई वही जो हमने कल आपको बताया था कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना। आप थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करें और समझें। औरतों से बातें करना यानी आप किसी, मतलब औरत की शक्ल में आपने किसी को महबूब बना लिया और आप उससे बातें करते हैं गजल के अंदर। ये लफ्जी माना है, पूरा सादिक नहीं आएगा, लेकिन समझिए, औरतों से बातें करना। मर्द किससे इश्क करता है? इश्क मजाजी किससे करता है भाई फुरकान साहब? अरे बोलिए, किससे करता है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? लफ्जी माना यही कि औरतों से बातें करना
या औरतों की बातें करना। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपकी। औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। और बिल्कुल आज भी ऐसा ही है, कुछ हद तक थोड़ा बहुत तब्दील हो गया तो अलग बात है। जब से गजल शुरू हुई है, जब से गजल की इब्तिदा हुई है, तब से इसका जो खास मौजू रहा है वो हुस्न इश्क रहा है। क्या रहा है? हुस्न हुस्न इश्क। इश्क। हाँ। लेकिन बाद में आने के बाद, कुछ सालों के बाद जो है, थोड़ा सा मामला चेंज हुआ और वो उसके अंदर दूसरी चीजों को, जैसे वतन की मोहब्बत को इश्क के सांचे में ढाल दिया गया, कौम की मोहब्बत को इश्क के सांचे में ढाल दिया गया, ये चीजें होने लगी। तो उससे गजल का दामन जो है और ज्यादा वसी होता गया। ठीक है, तो गजल के मौसूआत तो असल तो यही है। पहली बात तो ये कि इश्क मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दुनिया की हर चीज को लाया जा सकता है। तो गजल का खास मौजू तो हुस्न इश्क है, कोई शक नहीं। जो ये कहता है कि गजल में दूसरी चीजों को भी बयान किया जाता है, तो दूसरी दुनिया में इश्क मोहब्बत के अलावा है क्या? एक कोई शय बताएं मुझे जिसको आप इश्क मोहब्बत से जुदा करके बयान कर सकते हैं। माँ बाप को नहीं कर सकते, भाई बहन को नहीं कर सकते, मियाँ बीवी को नहीं कर सकते, आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं कर सकते, सोना मोना को नहीं कर सकते, या इसके अलावा जितनी भी दीगर चीजें हैं, सबको इश्क मोहब्बत के सांचे में ला करके आप डाल सकते हैं। कौम से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो भी इश्क मोहब्बत हो जाएगा। अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, राष्ट्रवादी हैं आप, बिल्कुल आप पॉलिटिशियन हैं, आप अपनी खल्क से मोहब्बत करते हैं, हर एक चीज को ला करके इश्क मोहब्बत में डाल देंगे। लेकिन अब हमारा जहन महदूद है कि हम तो भाई एक लड़का एक लड़की से बात करे सिर्फ उसी को इश्क कहते हैं, एक लड़की एक लड़के से बात करें सिर्फ इसी को इश्क कहते हैं। ऐसा नहीं है। इश्क तो बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, किसी से भी इश्क हो सकता है, बहुत दामन इसका वसी है। बल्कि खुदा अपने बंदों से करता है, बंदा अपने खुदा से करता है। रात को उसके लिए रोता है, तहज्जुद पढ़ता है और सजदे में सर रख के कहता है सुबहान रब्बियल आला, अपने रब की तस्बीह को बयान करता है। कभी उसकी याद के लिए रोता है, औलिया रोते हैं। कभी उम्मती को अपने आका के मदीने की याद आती है। कैसे वो एक शेर है कि कौन रोता है दरे ये तो तैबा की मोहब्बत है, वरना कौन रोता है दरो दीवार के साथ। तो हकीकत है भाई, अब दीवार पकड़ के क्यों रो रहा है वो? क्या वहां इश्क मजाजी है? नहीं, वो हुजूर से मोहब्बत है। तो ये सारी चीजें, कोई भी टॉपिक दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको जिसको इश्क मोहब्बत के सांचे में ढाल करके बयान न किया जा सके। ठीक है, ये एतराज बहुत किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल जो है, मतलब जैसा एतराज होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अब कुछ एतराज़ात हैं। जब से उर्दू तनकीद का बाकायदा शुरुआत हुई, उस वक्त से गज़ल पर तरह तरह के एतराज़ात की बौछार होती रही है। इन मुख्तसर सफ़हात में इन सब का दोहराना तो मुहाल है, लेकिन इनमें से ख़ास ख़ास एतराज़ात ज़ेल में पेश किए जा रहे हैं। साथ ही ये बताने की भी कोशिश की जा रही है कि इनमें से कौन कौन से एतराज़ हक़ बजानिब है। कुछ एतराज़ात हैं जो हक़ बजानिब है। गज़ल पर पहला एतराज़ ये किया गया है कि इसका दामन वसी है न, इसको आशिकी के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। तो असल ऐसा है, दुनिया में इसको आशिकी के अलावा क्या है? और ये भी जो इश्क है वो इश्क मतलब फर्जी इश्क है। कभी तो ऐसा होता है कि शायर अपनी जिंदगी में इश्क कर लेता है, लेकिन कभी ऐसा होता है जिसने इश्क को देखा नहीं, मतलब बिल्कुल अटूट, बिल्कुल या कहूं कि बिल्कुल सिंगल, घोर सिंगल आदमी है, उसको इश्क मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो भी इश्क मोहब्बत की शायरी कर रहा है। जिसको वाकफियत नहीं है वो भी कर रहा है। तो आप इसको ऐसा नहीं कह सकते। कई मर्तबा इंसान दोस्त सोचता है, हो सकता है कि उसके साथ वाला कोई हो, या उसने किसी ऐसे को देखा हो जो उसकी वो दास्तान को बयान कर रहा हो, या उसके चूंकि सोचने समझने का तो मामला है, उसके अंदर तखय्युल की पावर तो है, सोच सकता है, समझ सकता है, गौर व फिक्र कर सकता है। हो सकता है वो उस गौर व फिक्र के जरिए समझ रहा हो, उस गौर व फिक्र के जरिए उसके इश्क को या उसके प्यार को समझ रहा हो, और उसको उनको जो है अपने अल्फाज के जरिए बयान कर रहा हो। ठीक है, तो ये एतराज जो है बहुत किया जाता है, लेकिन ये एतराज कोई वो नहीं है। ठीक है, दूसरा एतराज, उर्दू गजल पर हाल ही का दूसरा एतराज,
तकरारे मजामीन का है। किसका है? तकरारे मजामीन का। ये आप नोट कर लेंगे, ये सीयूटी के अंदर घुमा करके पूछ लेगा, आप बिल्कुल कंप्यूटर में माउस इधर फेंकेंगे उधर फेंकेंगे, बोले पता नहीं कहां से उठा करके दे दिया। तो इसको देख लें। उर्दू गजल पर हाल ही का दूसरा एतराज तकरारे मजामीन का है। मतलब एक ही टॉपिक को बार बार आप बयान करते हैं। उन्हें शिकायत है कि चंद मजामीन हैं जिन्हें गजल में लफ्जों की मामूली उलटफेर के साथ बार बार पेश किया जाता है। ये कहना है हाल ही का। उन्होंने एक दीवान की मिसाल दी है कि जिसमें चाक गरेबा का मजमून 150 बार अदा हुआ है। अरे उन्होंने लिखा है कि हमने भी 14 बरस शायरी की, फिर जब आंख से पट्टी खुली तो मालूम हुआ कि खोखले बैल की तरह एक ही दायरे में गर्दिश कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, कोलू का बैल वहीं घूमता रहता है। इस ऐतराज के जवाब में दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि किसी मजमून को कई दिल नशी अंदाज में अदा करना ऐब नहीं, हुनर है। मतलब कि भाई एक ही मजमून है और उसको आप कई तरीके से बांध रहे हैं, एक ही बात को कई तरीके से कह रहे हैं, तो ये कोई ऐब तो नहीं है, ये तो हुनर है। इससे शायर का कमाल फन पता चलता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इससे कमाल फन का पता चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बहुत ज्यादा ये हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो छुपता है ना। एक शेर है कि गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो। बिल्कुल, मतलब एक ही बात को आप कई ढंग से बोल सकते हैं, ये एतराज है। गजल की जो खुसूसियत सबसे ज्यादा एतराज का निशाना बनी है वो उसकी रेजाकारी है। रेजाकारी से मुराद है कि गजल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी हर शेर में एक मुकम्मल बात कह दी जाती है। एक गजल के मुख्तलिफ शेरों में कोई रब्त नहीं होता। मतलब कि एक शेर है वो अलग बात कर रहा है, दूसरा शेर है वो अलग बात कर रहा है, तीसरा शेर है अलग बात कर रहा है। एक शेर में विसाल का जिक्र हो तो दूसरे में ऐसा हो सकता है कि भाई हिजर का जिक्र हो, तीसरे में जो है इन दोनों से मुख्तलिफ हो, लड़ाई का जिक्र हो, उससे शिकायतें हो, तीसरे से कुछ और हो। गजल की ये खुसूसियत है कि ये गजल की खुसूसियत भी है और इस पर बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी भी हुई है। ठीक है। गजल के ऊपर यह भी कहा जाता है कि भाई गजल का शायर जो है वो बहुत ज्यादा पाबंदियों का उसको सामना होता है ना। इसमें से जो है ना, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू के लिए, उर्दू शायरी के तनक़ीदी मुताला से, तो इसको आप अपनी नोट्स के फॉर्म में जरूर उतार लीजिएगा, ठीक है, अलग से। क्योंकि हर बात को आपको याद नहीं करनी। एक जो फैक्ट होगा, फैक्ट्स को नोट कर लेना है, और जो बातें मतलब मौजू बात होंगी आपके एग्जाम के एतबार से, उनको भी नोट कर लेना है। क्योंकि अगर बाज़ाब्ता आप किताब से ही पढ़ते रहेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे, उसका नोट नहीं बनाएंगे, तो फिर आपको रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बात तो आती है, समझ में भी आती है, लिखने में दिक्कत होगी। जब आप जामिया का देंगे या एएमयू का देंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पास मवाद तो है, जहन के अंदर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, उसको इस तरीके से नापा नहीं है, उसको अमल के अंदर लेकर के नहीं आए हैं, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो नोट जरूर बना लीजिएगा इसका, जितनी बातें मैं कह रहा हूं। अब ये देखिए, गजल का हर मिसरा यकसा वजन होता है। गजल के हर शेर, उसका हर मिसरे का यकसा वजन होता है। मतलब वही के भाई रदीफ और काफिया एक ही आएगा, और एक ही बहर में सारे शेर कहे जाएंगे। तो ये पाबंदी है, वाकईतन पाबंदी है। तो कहा जाता है कि इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि गजल कहने वाला तो इतनी पाबंदियों का सहारा ले ही सकता है, और मुकम्मल तौर पे उसको वादा भी कर सकता है। गजल पर एक एतराज ये है कि भाई गजल के शायर को उल्टे चलना पड़ता है। मतलब यह है कि रदीफ पहले से तय है, इससे पहले काफिया है, फिर काफिये की रियायत से दूसरा मिसरा पहले मुकम्मल होता है, फिर उस पर गिरा लगाई जाती है, यानी पहला मिसरा कहा जाता है। इस तरह गजल कहने की तरतीब उल्टी हो गई। ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा पाबंदी की बिना पर, बेशक ये बात दुरुस्त है, लेकिन शायर का ये कमाल है कि वो दूसरा मिसरा पहले और पहला मिसरा बाद को कहता है। बिल्कुल सही बात है, ये फन का कमाल है। लेकिन पढ़ने वाले को ये महसूस नहीं होता कि भाई इस तरह कुछ किया भी गया है, ये फन का कमाल है। इस बात को भी आप अपने नोट्स के अंदर उतार लीजिएगा।
ठीक है। जैसे एक एक लफ्ज भी अगर आप लिख लेंगे ना, तो इससे एक लफ्ज के जरिए आप 3-4 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे शायर को उल्टे चलना पड़ता है, ये बात आपके अलग समझ में आ जाएगी, इससे आप पूरा वो कर लेंगे, है ना। पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, ये एक एतराज है। अब कैसी पाबंदियां हैं वो आपके जहन के अंदर होनी चाहिए और उसको आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। और एक एतराज और होता है गजल के ऊपर कि गजल के अंदर कई मर्तबा ऐसा होता है कि गजल का जो शायर है वो लड़का हो सकता है। लखनऊ के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये है कि अमरद, मतलब जो लड़का माशूक, मतलब जो माशूक है या जो महबूब है वो लड़का भी हो सकता है। तो भाई अब लड़का लड़के से मोहब्बत करे, ये तो क्या ही जमेगा। तो वो एतराज किया जाता है, लेकिन लखनऊ के अंदर ऐसा, लखनऊ की तहसीन में नहीं है। इस बात को आप लिख लीजिएगा कि इसमें जो माशूक होता है वो अमरद मुराद लिया जाता है, कई मरतबा लिया जाता है। आमतौर पर दिल्ली के अंदर ज्यादा लिया जाता है, लखनऊ के अंदर ये तहसीब नहीं है। और फिर यही कि भाई गजल का हर शेर अपनी अलग अलग खुसूसियत रखता है, एक से दूसरे का रब्त नहीं होता। और तकरारे मज़ामीन खाली का एतराज है। और एक ये भी है कि भाई इसका दामन बहुत ज्यादा तंग है, इश्क व आशिकी के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई क्या? जी बढ़िया करके आ गई। इसमें कोई बात जी। ऐसी तो नहीं है जो आपके समझ में ना आई हो, जिसको और समझने की जरूरत हो? नहीं, ऐसे कोई नहीं।